देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या नाम है बेटा, बोलो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे दो शब्द हो गए, एक रिडम्पशन और एक वर्ड है डिबेंचर। आपको पता है डिबेंचर होता क्या है? अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर देके अमाउंट बोरो करती है। मतलब जैसे कंपनी शेयर देके पैसा लेती है, ऐसे कंपनी डिबेंचर देके भी पैसा लेती है। मतलब कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है, बाहर वाले से जो उधारी लेती है, डेट डेट लॉन्ग टर्म बोरिंग रेस करती है बाय इशूइंग डिबेंचर। डिबेंचर देके कंपनी पैसा लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम डिबेंचर बोल देते हैं। सवाल है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? तो आप सभी को नजर आ रहा होगा, देखो मैंने तीर चला रखा है। चलाओ ना नैनो से बांट रहे, जान ले लो ना जान रहे, ठीक है ना। तो बेटा रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, मतलब पैसे को चुका देना, रीपे कर देना। रीपे, जो लिया था पैसा उस पैसे को वापस कर देना, रिडम्पशन कहलाता है। तो रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के थ्रू, सिक्योरिटी यानी कि शेयर, डिबेंचर, व्हाटएवर, जो भी तुमने पैसा लिया था सिक्योरिटी के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो या डेट इंस्ट्रूमेंट हो, उसके थ्रू जो भी तुमने पैसा लिया था उस पैसे को वापस कर देना रिडम्पशन कहलाता है। तो अगर मैं एक डेफिनेशन निकालूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की डेफिनेशन क्या निकलेगी? तो निकलेगी रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम डिबेंचर। मतलब कौन, सिक्योरिटी का नाम बदल गया बस, सिक्योरिटी का नाम क्या हो गया, डिबेंचर, ठीक है ना। रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर, डिबेंचर के थ्रू जो पैसा लिया था उस पैसे को वापस कर देना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब एक बात समझना, रिडम्पशन करने के कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे मेथड है। देखो मैंने नीचे ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है कौन कौन से मेथड है। देखो ये रहे मेथड ऑफ रिडम्पशन, मतलब एक तरीके से पैसे को चुकाने के कई सारे मेथड हमारे पास होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लमसम, लमसम, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ लॉट, जिसमें लिखा हुआ है आपका ओपन मार्केट परचेज, जिसमें लिखा हुआ है आपका कन्वर्जन मेथड। क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन मेथड। ये चारों मेथड वैसे नॉर्मली कोर्स का पार्ट है, बट स्टिल पता नहीं कब तक हटे रहेंगे। ये वाले हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। दोनों है, इन दोनों मेथडों में हम क्या करते हैं, सुन लो, इन दोनों मेथडों में, ठीक है ना, एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी, एंट्री बिल्कुल सेम है। मतलब अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं जो मैं तुम्हें बनानी सिखाऊंगा, तो जनरल एंट्री क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जनरल एंट्री सेम, सेम इन बोथ मेथड, दोनों मेथडों में जनरल एंट्री क्या रहेंगी, सेम। बस अंतर क्या है, अंतर ये है, यह एंट्री वन टाइम, एक बार बनती है बस लमसम में, और यह एंट्री मल्टीपल टाइम, बार बार बनती है, मल्टीपल टाइम बनती है। ऐसा क्यों? जैसे मान के चलो, अगर कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, कितने डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर, 12% वाले डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर, 12% वाले डिबेंचर, अगर कंपनी ने इशू करे 1 लाख डिबेंचर 12% वाले, तो कंपनी उनका पैसा ना वन टाइम, एक बार में ही चुका देती है। तो इसलिए क्योंकि पैसा कंपनी क्या कर रही है, एक बार में वापस कर रही है, दैट इज कॉल्ड लमसम। एक बार में लिया, एक बार में पैसा वापस किया, विच को लमसम। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कंपनी क्या वापस कर रही है, अमाउंट, अमाउंट ही ले रही है और अमाउंट ही वापस कर भी रही है। जबकि कन्वर्जन में पता क्या होता है, कंपनी कन्वर्जन मेथड के अंदर ना रुपए नहीं देती, मतलब उस रुपए के बदले, जहां रुपए देने थे वहां रुपए के बदले कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दे देती है। ये बात क्लियर हो गई? ड्रॉ लॉट में क्या होता है कि कंपनी क्या कर रही है, जहां कंपनी, जहां पर कंपनी 1 लाख डिवेंचर इशू कर रही है, मतलब 1 लाख डिवेंचर देखिए कंपनी पैसा ले रही है, वहां पर कंपनी कर क्या रही है कि पैसा एक बार में वापस नहीं कर रही, वहां पर कंपनी क्या कर रही है, टुकड़ों में वापस कर दे रही है पैसा। किस में कर रही है मेरे बेटे जी, टुकड़ों में। जैसे कि 25-25 करके, पहले 25,000 डिवेंचर का पैसा, फिर 25,000 डिवेंचर का पैसा, फिर 25,000 डिवेंचर का पैसा, फिर 25,000 डिवेंचर का पैसा, ऐसे कंपनी क्या कर रही है, टुकड़ों में पे कर रही है, 25-25-25-25 करके। बात क्लियर हो गई? 25, 25,
25 25 बात क्लियर हो गई। ऐसे कंपनी टुकड़ों में पे करे, पहले 25 फिर 25 फिर 25 एंड नाउ 25 टुकड़ों में। तो इसलिए एंड कंपनी धीरे धीरे पे करती है। तो यहाँ सेम एंट्री क्या करती है, मल्टीपल टाइम्स में बन जाती है। एंट्री वही बननी है, यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है, रुपया ही वापस करती है, रुपया ही वापस करती है, बस धीरे धीरे पे करती है पैसा। इसे यहाँ ड्रॉ लॉट कहते हैं कंपनी, मतलब धीरे धीरे कंपनी पैसा पे करती है। इसे एंट्री कई बार बन जाती है, एंट्री वही बननी है। इसे ये बात क्लियर होती है। लेकिन सवाल पता क्या है, एंट्री बनाना बहुत आसान है, पैसा लेने वाली एंट्री उसकी उल्टी एंट्री पेल दो। एंट्री बनाना बहुत आसान है, बस वहां पे दो बात याद रखना कि बेटा रिडेम्पशन करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीकों को ध्यान में रखो। देखो ठीक है, रिडेम्पशन करने के दो तरीके लिखे बेटा यहाँ पर मैंने, अगर तुम ध्यान से देखो। एक है बेटा रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और एक है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जोड़ दो बोलो, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एक बार और बोलो, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो सीधी सीधी बात मैं अगर बता के चलूं, मोटा माटी बात बता के चलूं मैं आपको, इनकी पहले थ्योरी व्योरी इनकी जो लिखा हुआ है किताबों में उसको बाहर ध्यान दो, मोटी मोटी बात समझो। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ एक सोच आती है, यहाँ सोच क्या आती है वो समझना। यहाँ सोच ये है कि जैसे मान के चलो मैंने किसी कंपनी से पैसा लिया, मैंने किसी बैंक से लोन लिया, सपोज मान के चलो 1 लाख रुपए का लोन लिया, और मैंने बैंक वालों को बोला बैंक वालों ये पैसा मैं तुम्हें एक साथ ही दे दूंगा, एक साथ ही ले लेना मुझसे पैसा तुम, है ना, 5 साल बाद। बाकी 5 साल तक तुम क्या करो, मुझसे ब्याज लेते रहो, मुझसे इंटरेस्ट लेते रहो, लेकिन जो 1 लाख रुपए है ना तुम्हारा, वो मैं 5 साल बाद ही दूंगा। क्लियर है? तो यानी कि मुझको क्या नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है कि 5 साल बाद, सुनो मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे भविष्य देखना, भविष्य मुझको क्या नजर आ रहा है। देखो इस पे शॉर्ट बना लेते हैं ना, काफी दिन हो गए शॉर्ट बने नहीं है, ठीक है ना। फुल व्यू कैसे होगा लाला, फुल स्क्रीन देख गया। देखो यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो फ्यूचर देखना है। अब मैंने अगर 1 लाख रुपए लिए हैं, मैं बैंक वालों को क्या कह रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक वालों मैं आपको 1 लाख रुपए जो मैंने आपसे लिए मैं 5 साल बाद दे दूंगा वापस। कितने साल बाद, 5 साल बाद वापस कर दूंगा पैसे को। लेकिन 5 साल तक तुम मुझसे ब्याज लेते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 1 लाख है वो 5 साल बाद दूंगा मैं आपको। अब मुझे पता है ना भविष्य में मेरे को 1 लाख रुपए पे करने का है, अगर मेरे में समझ होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे क्या है, 5 साल है 1 लाख रुपए जोड़ने के लिए। कितने साल हैं, 5 साल है 1 लाख रुपए जोड़ने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा 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 थोड़ा, कभी 10 कभी 15 कभी 20 20 20 20 20, वो मेरी अपनी मर्जी है। मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, बात खत्म, 5 साल के अंदर अंदर, क्योंकि मुझे बैंक को पैसा वापस करना है। इंटरेस्ट तो जाएगा, वो जाता रहेगा धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो सोच है, ये सोच कहलाती है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कि तुम क्या करो, तुम हर साल जो कमा रहे हो थोड़ा 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 जोड़ लो, उसे क्या कहते हैं, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जबकि रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि भैया देख लेंगे, जब समय आएगा देख लेंगे, ये होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। मतलब बड़े एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं यार, नहीं सोचते दूसरे के बारे में, क्या करते हैं 5 साल बाद देखेंगे। वो कई बार क्या होता है, अगर उनके पास पैसा हुआ तो ठीक, अगर पैसा हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई अपनी एसेट वगैरह बेचकर पैसा दे देंगे, और नहीं तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वो काम करते हैं। ये सोच कहलाती है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एग्जांपल दे देता हूँ, फटाफट से समझना। जैसे 5 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए देने हैं और मैंने पैसे जोड़े थे नहीं, तो रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल पे हूँ, अब मुझे देने तो हैं, मैं क्या करूंगा, चल 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 एक काम करते हैं, कोई नई डिबेंचर इशू कर देते हैं, नई डिबेंचर दे दो मार्केट में किसी और लोगों को, उनसे पैसा उठा लो और पैसा उठा के पहले वालों को दे दो, तो ये टॉपिक घुमा दी। या इक्विटी शेयर इशू कर दो या प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, पैसा आना चाहिए और टॉपिक घुमा दी। समझ गए? ये कहानी कहलाती है रिडेम्पशन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल के थ्रू ही कैपिटल घुमा दी हमने। हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, उधारी खत्म नहीं, उधारी स्टिल मेंटेन है हमारी, लेकिन हमने क्या करा, टॉपिक घुमाने का काम कर दिया। और एक टाइम पे क्या होता है, ले दे के आपको पता ही है, बन जाता है अपना तो क्या विजय माल्या। समझ रहे हो? ये चीजें हो जाती हैं जो कि हमारे दिक्कत का विषय बनती है। ये जो सोच है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वाली सोच है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ
प्रॉफिट, ये सोच है। अब देखो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में जो सोच है, ठीक है ना, वो सोच क्या है, वो देखो मैंने बोला ना, पैसे को जोड़ने वाली सोच है। वो पैसे को जो जोड़ने वाली सोच है, वही सोच क्या पैदा करती है मेरे बेटे जी, वही सोच क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर क्या है, डीआरआर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जोर से बोलो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब एक गुल्लक बना लेना। देखो तुम्हें मैंने ये देखो, ये देखो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर ले लो, दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ है ना, ये डीआरआर है। क्या है मेरे बेटा, डीआरआर। क्या है बेटा ये, डीआरआर। यानी कि मान के चलो कि अगर आज इशू करें, पैसा लिया है, और 5 साल बाद, एक दो तीन चार पांच, 5 साल बाद आपको पैसा रिडीम वापस करना है, देने का है पैसा तुमको, ठीक है ना, पैसा देने का है। तो तुम 5 साल में कर क्या रहे हो, जितने जितने सुनो, एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर मैं, जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर तुमने इशू करे हैं, उनकी फेस वैल्यू को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है तुम्हें। यानी कि अगर तुमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं, तो 10 लाख उनकी फेस वैल्यू है। तो 10 लाख रुपए को तुम्हें एक गुल्लक में इकट्ठा करना है, धीरे 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 धीरे। अब चाहे वो 5 साल में कर लो, 3 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, है ना, जैसे करना है वैसे कर लो, 4 साल में कर लो, है ना, गुल्लक में करना। उस गुल्लक का एक नाम रखा जाता है विच इज कोल्ड DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जोर से बोलो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। प्रॉफिट का सर एक सिर्फ पार्ट, प्रॉफिट में से। दीदी 1 मिनट रुक जाओ, पहले पूरी बात होने दिया करो, है ना। हाँ जी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, मतलब आप हर साल जो प्रॉफिट कमा रहे हो, उस प्रॉफिट का एक पार्ट गुल्लक में डालते रहो भविष्य के लिए। ये जो सोच है, ये डीआरआर का उपज है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, यही तो सोच है किसकी, जोर से बोलो, प्रूडेंस प्रिंसिपल की। किसकी सोच है बोलो, प्रूडेंस प्रिंसिपल की। इसे आप कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हो। क्या कहते हो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हो। यही सोच है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की, कि जो भी पैसे इकट्ठा करो। ये जो इकट्ठा करने की बात है, ये कहाँ करी गई है, ये रूल भी याद कर लो, रूल 1817B, ऐसे याद रखना, 1817B, क्लियर नहीं है, 18/7B, ठीक है ना, 18/7B, 18 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट बी, 18/7B का रूल है ये। इस रूल के तहत हमें काम करना है, डीआरआर क्रिएट करना है ना। और जो रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, उसमें क्या होता है, सोच तो होती नहीं है पैसे इकट्ठा करने की, तो नो क्रिएशन ऑफ डीआरआर। यहां डीआरआर बनता ही नहीं है, ध्यान रखना। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में बनता है, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में डीआरआर नहीं बनता। ये बात क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि डीआरआर कौन बनाएगा। देखो पता है क्या है, मैंने बड़ी नॉर्मल तरीके से इतनी सी बात लिख दी कि डीआरआर कौन बनाएगा। आपकी बुकों में देखो पूरी लिस्ट बना रखी है क्रिएशन ऑफ डीआरआर को लेके, कि डीआरआर कौन बनाएगा, ठीक है ना, डीआरआर कौन बनाएगा। मैंने इन सारी बातों को पढ़ा के, इन सारी बातों को पढ़ा के सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला है, क्या, कि डीआरआर कौन बनाएगा, कि कोई नहीं बनाएगा। ये ध्यान में रखो, ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूं, डीआरआर कोई नहीं बनाएगा, ठीक है ना, डीआरआर कोई नहीं बनाएगा। सिर्फ पता कौन बनाएगा, सुनो, कौन बनाएगा डीआरआर, अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगी, अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगी, ठीक है ना। अदर देन कौन सी, अदर देन कौन सी, एनबीएफसी और को छोड़ के, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ के, एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ के बाकी सारी कंपनी क्या करेंगी, डीआरआर नहीं बनाएंगी। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी ये डी कंपनियां बनाएंगी, अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ के। बात क्लियर हो गई। कौन सी लिस्टेड कंपनियां, जो एनबीएफसी ना हो और एचएफसी ना हो लेकिन अनलिस्टेड हो, वो बनाएंगी। बात क्लियर हो गई। और अनलिस्टेड कंपनियां एनबीएफसी और एचएफसी भी बना सकती हैं, सुनो, एनबीएफसी और एचएफसी बना सकती हैं, ये कंपनी भी डीआर बना सकती। किस केस में, इनका एक केस है फॉर पब्लिक इशू, फॉर पब्लिक इशू। अगर ये डिबेंचर पब्लिक को देने के लिए ला रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ना ला रहे हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, देखो जैसे इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनियां,
अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 3 कंपनियां अलग क्यों करी गई? क्योंकि इन तीनों के बारे में ऊपर बोला गया है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, तीनों में यही बोला गया है कि AIFI बैंकिंग और ये तो बनानी ही नहीं है इन तीनों को। अब इनको छोड़ के जो बच गई या तो वो लिस्टेड कंपनी होंगी या फिर अनलिस्टेड होंगी। तो उनमें बोला गया है चाहे वो पब्लिक इशू के लिए ला रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ला रहे हो। कौन सी कंपनियां? लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक के लिए ला रही हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ला रही हो, चाहे नॉन बैंकिंग हो, मतलब वही NBFC हो, HFC हो या अदर, इनके अलावा कोई और हो। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। और देखो फिर लिस्टेड ये क्या कर दिया? अनलिस्टेड कर दिया। अदर देन वही लिख दिया AI, ऊपर वाली 3 छोड़ के। ठीक है। लेकिन क्या लिखा है? प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली इशू कर रहे हैं तो DRR नहीं बनाना, और अगर पब्लिकली करेंगे तो DRR बनाना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब खुद देखो, यहाँ पे 3 हेडिंगे हैं, NBFC, HFC और अदर, जबकि यहाँ पे कितनी है? 2। क्योंकि जो C वाली हेडिंग है ना अदर, वो छठा पॉइंट बनाया गया, अदर अनलिस्टेड कंपनियां, मतलब NBFC HFC को छोड़ के, चाहे वो प्राइवेट, चाहे ये प्राइवेटली इशू करें, चाहे ये पब्लिकली इशू करें, इनको तो DRR बनाना ही बनाना है। कितना बनाना है उसकी बात नहीं कर रहा, DRR बनाना ही बनाना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन अगर NBFC और HFC होंगी और वो पब्लिक इशू कर रही होंगी, प्राइवेटली तो करना ही नहीं है, तो उनको भी DRR बनाना पड़ेगा। ये बात मैंने बड़ी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने के लिए लिख दिए नोट्स में। बात क्लियर हो गई? ये तो पूरी टेबल याद करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखो क्या जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने? कि DRR कोई नहीं बनाएगा, जोर से बोलो, DRR कोई नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा DRR? अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगी, पहली बात। अनलिस्टेड कंपनियां बनाएंगी अदर देन NBFC और HFC, बात के वो DRR बनाएंगे। और NBFC और HFC बना सकते हैं फॉर पब्लिक इशू, अगर वो पब्लिक इशू कर रहे हैं तो बनाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं बनाएंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अदरवाइज वो भी नहीं बनाएंगे। क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अब सवाल है कितना बनाना है इन्हें DRR, कितना DRR बनाना है, ये देखो, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कम से कम एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ बेटे जी? बोलो मिनिमम। भैया इतना तो बना ही लेना, इतना तो बना ही लेना, ठीक है ना। इतना DRR कितना परसेंट? 10% DRR किसका? फेस वैल्यू का। किसकी? डिबेंचर इशू। देखो ध्यान पड़ना क्या लिखा है, जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं या जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, जिनका DRR बनाना पेंडिंग है, क्लियर है, उनकी फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू का ध्यान में रखो, फेस वैल्यू का 10%। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जो डिबेंचर तुमने इशू करे, ध्यान करो, जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं या जो डिबेंचर तुम्हारे पास अभी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी फेस वैल्यू का 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, कम से कम 10%, ये मिनिमम है। भैया तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो मन में उतना बना लो, लेकिन कम से कम कितना बनाने का है? 10, 10, 10, कम से कम 10 बनाने का है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इतना DRR कम से कम बनाने का है। उसके बाद 20-30 जो तुम्हारा मन हो वो बनाओ। क्लियर है? ये नहीं है क्वेश्चन, कुछ नहीं कहता 10% ठोक देना। सवाल है कब बनाना है, सवाल है DRR कब बनाना है। क्वेश्चन जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग बनाना, क्वेश्चन जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग बनाना, उस डेट पे बनाना। जितना बोले इस डेट पे इतना बना, इस डेट पे इतना बना, इस डेट पे इतना, उसी दिन एंट्रिया लगाना। बात क्लियर हो गई? DRR कहां से बनता है ये अभी बात करेंगे हम। क्लियर ही नहीं है? अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला साल होगा ना, पहला साल, फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस डेट पे बना देना। फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहले साल के अंत हो रहा होगा ना, जो भी पहली 31 मार्च आ रही होगी, DRR ठोक देना। इतना समझिए, ये थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको बस, और ज्यादा नहीं है। सवाल है DRR कहां से बनेगा? DRR बनेगा फ्री रिजर्व से। कहां से बनेगा मेरे बेटा? जोर से बोलो, फ्री रिजर्व, फ्री 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 रिजर्व, फ्री रिजर्व सरप्लस। ये क्या होता है फ्री रिजर्व या सरप्लस? यानी कि वो प्रॉफिट, वो रिजर्व जो अवेलेबल होते हैं, क्या होते हैं बेटे? जोर से बोलो, अवेलेबल होते हैं फॉर व्हाट? फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो रिजर्व, वो सरप्लस जो डिविडेंड देने के लिए, मतलब जिस रिजर्व से, जिस प्रॉफिट से हम अपने शेयर होल्डर को क्या दे सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं मेरे बेटा? डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? फ्री रिजर्व कहते हैं। जोर से बोलो, फ्री रिजर्व कहते हैं। और वो अवेलेबल होते हैं किसके लिए? DRR बनाने के लिए। मेन 3 एग्जांपल याद कर लो। जनरल रिजर्व जो नॉर्मली तुम्हें मिलेंगे, जनरल रिजर्व, PNL, PNL का मतलब सरप्लस, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। आप इन तीनों का यूज करके रिजर्व बना सकते हो। बट ऑफ कोर्स अगर आप इन तीनों का यूज करोगे तो रिजर्व, सरप्लस या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये कम हो जाएगा और DRR क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक रिजर्व
कम होगा और एक रिजर्व बनेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये है डीआरआर की पूरी कहानी। डीआरआर कब बनेगा, टाइमिंग कहाँ से बनेगा, कितना बनेगा और कौन बनाएगा। देख लो ये बातें मैंने ध्यान से लिखी है। हु, कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, कब बनाएगा, कहाँ से बनाएगा। ये मेन क्वेश्चन है, इनको मैंने बड़ी पैरेलल तरीके से लिख दिया है, भूलना मत इन चीजों को। और रूल क्या था, 18(7)(b), 18(7)(b), 18(7)(b कंपनी एक्ट रूल। क्लियर है? अब आता है डीआरआई। सवाल क्या है पता है, पहले एक नियम चलता था जब 18(7)(b नहीं था, एक नियम चलता था कि जो कंपनी डीआरआर बना रही है, जोर से बोलो, जो कंपनी डीआरआर बना रही है उनको तो डीआरआई बनाना ही बनाना है, उनको तो डीआरआई बनाना बनाना है। ये रूल था। जो डीआरआर बना रही है वही डीआरआई बनाती थी, बाकी और कोई डीआरआई नहीं बनाती थी। बट अब ये रूल खत्म हो गया। अब ये रूल खत्म हो गया। अब क्या है, जो डीआरआर बना रही है वो तो बनाएंगी बनाएंगी, है ना। मतलब डीआरआई बनाने के लिए डीआरआर का बनना जरूरी नहीं है। जो कंपनी डीआरआर बना रही है, मतलब जो बना रही है वो तो डीआरआई करेंगी करेंगी, और भी कंपनियां करेंगी, तो उसके पीछे भी पड़ताल होगी। देखो ये रही कौन सी कंपनियां बनाएंगी। ठीक है, देखो पहली तीन में तो डीआरआर भी नो है, पहली तीन में तो डीआरआर भी नो 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 नो, डीआरआर भी नो है और डीआरआई भी नो है। पहली तीन तो बिल्कुल याद करो। मतलब पहली तीन में कौन कौन है, एआईएफआई, ये ध्यान में रखो, है ना, और बैंकिंग कंपनियां, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये याद कर लो। ठीक है ना, पूरा याद कर लोगे तो अच्छी बात है, मैंने शॉर्ट में बोला है। नो 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 नो, ना डीआरआर ना डीआरआई। ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी में क्या था, लिस्टेड में कोई ऊपर वाली तीन छोड़ के जो बची, एनबीएफसी, एचएफसी और अदर, डीआरआर तो नो है लेकिन डीआरआई क्या है, यस कबूल है कबूल है कबूल है, ये डीआरआई बनाएंगी। समझ गए, ये डीआरआई बनाएंगी। अनलिस्टेड में क्या है, ये तो नो 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 नो, लेकिन जो अदर थी, जो डीआरआर बना रही थी, इनके दोनों में यस है, ऊपर भी यस है नीचे भी यस है। ये चीज ध्यान में रखना। ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीआरआर। पॉइंट क्या है कि डीआरआर, डीआरआई होती क्या है। डीआरआई का मतलब होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। जोर से बोलो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। एक बार और बोलो, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्लियर ही नहीं है? देखो डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब इसके पीछे जो कहानी है वो क्या है, ठीक है ना, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को लेके। देखो डीआरआई के पीछे कहानी क्या है, रूल नियम क्या है। कहते हैं एक बार इधर आ, कहते हैं ये सोच, ये एक सोच है डीआरआर की, इस सोच से पकड़ो। ये सोच है कि डीआरआर की है, सही बात है, सोच डीआरआर की है। अब कहते हैं कि एक बार बताओ, तुम पैसा जोड़ तो रहे हो, लेकिन जुड़ा हुआ पैसा अगर तुम्हारी जेब में ही रहेगा ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सो है ना, सो तोले की बात बोली इन्होंने। अगर पैसा तुम जोड़ भी रहे हो लेकिन वो तुम्हारी जेब में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारी तिजोरी में है, तुम्हारे पास है, इजीली रीचेबल है, मतलब उस पैसे पे तुम आराम से हाथ लगा सकते हो, आराम से, है ना। याद ना आए, याद आएगा ना कुछ, ठीक है ना, आराम से हाथ लगा सकते हो तुम उस पैसे में, तो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। 100% की बात है। क्लियर है? नहीं है? गारंटी है खर्च हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मत रखो ना पैसे, वो पैसे अपने पास रखो ही मत, तो क्या कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो। यही सोच है डीआरआई की, कि जो तुम जोड़ रहे हो गुल्लक में ना, जो गुल्लू 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 गुल्लक कर रहे हो, ठीक है ना, तुम क्या करो, इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर दो। ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी, बचेगी तो बाद में ना बेटा, पहले तो बनेगी। ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और ना बजेगी बांसुरी। क्लियर ही नहीं है? फर्क है, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, जो तुम गुल्लक में जोड़ रहे हो, जो प्रॉफिट से निकाल रहे हो, उसे बाहर इन्वेस्ट कर दो, विच इज कोल्ड डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, बाहर इन्वेस्ट कर दो उस पैसे को। क्लियर ही नहीं है? पैसा एक्यूमुलेट करो, अपने पास मत करो, बाहर इन्वेस्ट करके करो। सवाल है आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो। तो देखो मैंने ये ऑलरेडी इसी नोट्स में मैंने लिख दिया कि आप इसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो 4 जगहों पे, लिखी हुई है, ये याद कर लेना। ठीक है ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सरकार ने बता रही है इन्हीं 4 जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये तुम्हारे थ्योरी का एक पार्ट है, बस इसको याद याद करना पड़ेगा आपको प्रॉपर। अब सवाल है कि तुम्हें डीआरआई बनाना कितना है, डीआरआई बनाना कितना है। तो देखो मैंने लिखा है
अगेन 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 अगेन, एट लीस्ट का मतलब क्या हो, जोर से बोलो, मिनिमम तो इतना बनना ही लेना, मिनिमम इतना बनना ही लेना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एट लीस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ, 15% किसका, 15% किसका, फेस वैल्यू का। किसकी फेस वैल्यू, डिबेंचर रिडीम, पता है ऊपर लिखा था 10%, 10% डिबेंचर इशूड। जो डिबेंचर तुमने इशू करे हैं, ये जो डिबेंचर तुम पे पड़े हुए हैं, उनकी फेस वैल्यू को 10%, उनकी फेस वैल्यू को 10%। और ये क्या है, जो डिबेंचर तुमने रिडीम करने वाले हो, जो डिबेंचर तुम खत्म करने वाले हो, जिसका पैसा तुम वापस करने वाले हो, उनकी फेस वैल्यू का 15%, उनकी फेस वैल्यू का 15%। ये तुम्हारा क्या बनेगा मेरे बेटे जी, DRI बनेगा। अच्छा वो बनेगा कब, बाय द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखो अभी समझना, हमें कम से कम 15% फेस वैल्यू का DRI बनाना है। कौन सा फेस वैल्यू, जो डिबेंचर खत्म करने वाले हैं अगले साल की 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च तक जो खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना, अगले साल की 31 मार्च तक जो डिबेंचर हम खत्म करने वाले हैं, उनकी फेस वैल्यू का 15% बनेगा। कितना, DRI बनेगा। देखो क्लियर है? और बनेगा कब, देखो बनने की बात ये रही, बनेगा कब, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर, ऑन और बिफोर उस दिन या उससे पहले, करंट ईयर के 30 अप्रैल से। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है समझाने के लिए। सपोज मान के चलो कि रिडेम्पशन 31 मार्च 2023 में होने वाला है, 31 मार्च। तो इस डेट पे जो रिडेम्पशन होगा ना, इस डेट पे जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं, इस डेट पे जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं, उनकी फेस वैल्यू का, उनकी फेस वैल्यू का 31 मार्च को जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं, उनकी फेस वैल्यू का कितना, 15%, 15% DRI बनना है। पता बनना कब है, यहाँ इससे पहले आ जाओ, जो इससे पहले जो 30th अप्रैल है, 30th अप्रैल ऑन इस डेट पे, जिससे पहले कभी बना दो जो तुम्हारा मन करे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर ही नहीं है, हाँ या ना? आप ऐसा कह सकते हो कि डिबेंचर को खत्म करने से पहले 15% का DRI मेंटेन करना है। ये रूल 18(7)B कहता है। यहाँ पे भी रूल 18(7)B लग रहा है, ठीक है ना। डिबेंचर खत्म करने से पहले, रिडीम होने से पहले, डिबेंचर का पैसा वापस करने से पहले 15% DRI, उसकी मतलब जो डिबेंचर खत्म होने वाले हैं उनकी फेस वैल्यू का 15% DRI मेंटेन होना जरूरी है। ये रूल कहता है 18(7)B। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में DRR भी बनता है और DRI भी बनता है। बट DRR कौन बनाता है, DRI कौन बनाते तो है। बट रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि DRR तो नहीं बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा, ठीक है ना। बट DRI यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि DRI का रूल अपना अलग चल रहा है और DRI का रूल अपना अलग चल रहा है। ये रूल आपस में क्लब नहीं है, पहले क्लब हुआ करते थे DRI, अब नहीं है ये रूल क्लब, ठीक है। ये है हमारी जो मेन कहानी है, इस पार्ट का सार है DRR और DRI। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सारी जर्नल एंट्री को सीखेंगे, ठीक है।